Assalamu alaikum students, welcome to the second part of the lecture on Kubla Khan, a poem by S.T. Coleridge. In this lecture, we are going to do easy critical analysis with along with the illustration with the help of the pictures. And all of this will also be explained in Urdu as well. The topics of this lecture, out of which first two topics, introduction and themes, all of these have been discussed in lecture number 1, and in this lecture number 2 we are going to cover part 3, 4 and 5, and we will start with the critical analysis of the poem. इंट्रोडक्शन एंड थीम हम कर चुके हैं, एलिगरी एंड रिदम हमने कर लिया, रोमांटिसिज्म एंड कुबला खान एज एक्सटेंडेड metaphor. And now we are going towards text reading of the poem with critical analysis. Let's start with the poem. In Xanadu did Kubla Khan a stately pleasure dome decree. जी यहाँ पर बनाया गया है जी, Coleridge creates a splendid and romantic place in this poem. अब यहाँ पर ज़ानडू जो है ये एक रोमांटिक प्लेस है, जो ये कि कुबला खान की जहाँ पर उसने एक अपना पैलेस बनाया है, प्लेजर डोम एक बनाया है, गुंबद नुमा महल बनाया है, जो कि हम इसकी जो फ़ोटो है उसमें देख चुके हैं. Coleridge creates a splendid and romantic place in this poem. Xanadu का मतलब है जी exotic और luxurious place. Here the poet wants to show the grandeur of Kubla Khan. A magnificent palace was built upon a single order कि कुबला खान जो है उसकी शान और शौकत और अज़मत के लिए बात बहुत काफ़ी है. उसने एक ऑर्डर दिया, एक डिक्री आया, एक सिर्फ ऑर्डर आया और उसका जो ये प्लेजर डोम है ये बनकर तैयार हो गया. This palace was the source of happiness for Kubla Khan and the source of inspiration and pleasure for the poet. कि इसमें कुबला खान के लिए तो वो हैप्पीनेस का सोर्स है कि उसने अपनी खुशी के लिए बनाया, इसलिए उसको प्लेजर डोम भी इसने कहा है. But at the same time, this palace is the source of inspiration and pleasure for the poet as well, because he wants to build the same palace through his imagination. जो हम लास्ट पे जाकर देखेंगे इस पोइम के, कि जब ये चाहेगा कि मैं बिल्कुल इसी तरह का एक प्लेजर डोम जो है वो हवा में बना लूँ. तो अभी हमने जब टेक्निक्स की बात की थी तो उसमें हमने एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स की बात की थी. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि डोम डिक्री जो है इसमें एक कुबला खान है, डोम डिक्री है, इसमें जो दो साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट्स की वो रिपीट होती हैं, सेम साउंड. Where Alf, the sacred river, ran through the caverns measureless to man, down to a sunless sea, so twice 5 miles of fertile ground. ये अगर आप देखें तो आपको पता चलता है कि जी ये पीछे जो है ये प्लेजर डोम है और उसके पास से ये एल्फ रिवर जो है वो निकल आ रहा है. अभी आप ये देखें कि रिवर जो है वो किस तरह से घूमता हुआ, बल खाता हुआ यहाँ से जा रहा है और आपको इसके पास ट्रीज़ भी नज़र आ रहे हैं. तो यहाँ पर एक फर्टाइल लैंड है, ग्रीनरी है हर तरफ, और वो कहाँ रहा है, वो एक ओपनिंग है, केव्स हैं, मेजरलेस टू मैन, वहाँ पर जा रहा है, टुवर्ड्स अ सनलेस सी. तो अभी यहाँ पर हमें क्या मिलता है जी, इंस्टेड ऑफ डिस्क्राइबिंग द पैलेस इन मोर डिटेल्स, के बजाय इसके कि वो जिस पैलेस का उसने हमें इंट्रोडक्शन कराया था, कोई एक प्लेजर डोम है, तो उसमें हमें ले जाता और वहाँ पर हमें दिखाता कि कितना वहाँ पर किस तरह की कंस्ट्रक्शन हुई है, या वहाँ पर उसकी लाइफ को फैसिलिटेट करने के लिए कौन कौन सी लग्जरीज़ वहाँ पर मौजूद हैं. इन सब के बजाय he starts describing its geography and shifts his attention towards this river which does not exist in reality. हमने पिछले लेक्चर में ये बात की थी कि जो रिवर एल्फ है इट डज़ नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ये सिर्फ उसकी इमेजिनेशन में है जो यहाँ पर उसने पुट कर दिया है. Its name is derived from the holy book where God uses the phrase alpha and omega for himself, के बताने के लिए कि God जो है he is alpha and omega. तो उसने वहाँ से जो एल्फ है ये वर्ड, ये नेम जो है डिराइव किया है इस रिवर के लिए, और उसने इसको सेक्रेड रिवर किया है. और सेक्रेड रिवर इसने इसी वजह से कहा है
कि जी ये वहाँ से इसने लिया। इसके अलावा इस रिवर का जो मिल्टन के जो रिवर है पैराडाइज लॉस्ट में, उसके साथ भी थोड़ा सा इसको रिलेट करता है, इस वजह से उसने इसको सेक्रेट रिवर कहा है। इट डिस्कसेस इट्स रूट विच इज़ 10 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड ट्रैवलिंग टू सनलेस सी। अभी माइन्यूट डिटेल्स हमें वो दे रहा है, वो बता रहा है हमें कि जी 10 माइल्स जो है, यानी ट्वाइस 5 माइल्स मीन्स 10 माइल्स वो कवर करता है, और उसके बाद वो सनलेस सी की तरफ चला जाता है। वो सी सनलेस उसको बोला। अब यहाँ पर सनलेस सी जो है वो आपके लिए एलिट्रेशन है, उसमें कॉन्सोनेंट्स है, दोनों सेम साउंड्स हैं। उससे पहले जो है आपका जो रिवर रैन है आपके फर्स्ट वर्स में, वो भी आपको एलिट्रेशन का बता रहा है। उसके बाद मेजरलेस टू मैन, इसमें जो म की साउंड है वो रिपीट होती है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में सनलेस सी आ जाता है, स की साउंड रिपीट होती है। और जो लास्ट फोर्थ वाली जो हमारी वर्स है उसमें फ की साउंड होती है। तो इसमें कुछ जगहों पर आपको कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं, बाकी आपको बता दिया गया है जी वैसे ही। तो इसमें फ़ की साउंड जो है 5 माइल्स ऑफ फर्टाइल ग्राउंड में, इसमें फ़ की साउंड जो है वो रिपीट हो रही है। विद वॉल्स एंड टावर्स वर गर्डल्ड राउंड, जी इन वॉल्स की वजह से और इन टावर्स की वजह से जो ये आपका जो रिवर है वो बहुत इंटेंसिटी में जो जा रहा था, फ्लो कर रहा था, उसने उसकी इंटेंसिटी को कम कर दिया है। एंड देयर वर गार्डन्स ब्राइट विद सीनुअस रिल्स। अभी आप ये देखिए कि जो आगे हमें वो सीनुअस रिल्स भी नज़र आएंगी बहुत क्लियरली। तो ये सीनुअस रिल्स जो हैं, ये कर्व्ड स्ट्रीम्स जो हैं वो हमें इस दरिया की नज़र आ रही हैं। वेयर ब्लूजम्ड मैनी एंड इंसेंस बियरिंग ट्री, और आप ये देख लीजिए कि इसके पास जो है वो ट्रीज़ मौजूद हैं जो कि बहुत खुशबूदार जो उनके फ्लावर्स हैं वो हैं। इंसेंस जो है इनफैक्ट यूज़ किया जाता है कि जिसको जलाने से उसमें से खुशबू आए। तो यहाँ पर है कि ये इसमें से परफ्यूम गिविंग जो हैं ये इसमें से ट्रीज़ हमारे पास नज़र आ रहे हैं जी। इंटेंसिटी ऑफ द रिवर इज़ लेसन विद वॉल्स एंड टावर्स ऑन इट्स वे। Winding streams come out of it, making gardens bright and full of colors with trees of sweet smell. ट्रीज़ ऑफ स्वीट स्मेल, जिसकी उसने हमें ये स्मेल को शो करने के लिए हमारे पास ये जो इमेज है उसमें ये दिखाया जा रहा है जी, किस तरह से वो खुशबू उड़ती हुई जा रही है जी। एंड दिस ब्यूटीफुल सीनरी कैप्टिवेट्स द रीडर। अभी अगर आप फील करें तो हमें पता ही नहीं चलता कि किस वक्त तो हमें एक इतनी सी बात बताता है कि जी ज़ैनटू है, उसमें कुबला खान का एक प्लेजर डोम है, और वो रीडर की फिंगर पकड़ के उसको लेके साथ में चल पड़ा है जी। और फिर उसके बाद आप ये देखिए कि ये सीनरी इतनी कैप्टिवेटिंग है, इतनी खूबसूरत है कि उसको देखकर रीडर चलता चला जाता है उसके साथ, और उसके अंदर जो इमोशंस हैं वो इस तरह के आ जाते हैं कि वो आगे मज़ीद से मज़ीद देखना चला जाता है। तो ये इमेजिनेशन जो है वो डेवलप कर रहा है पोइट जो है रीडर के माइंड में जी। अभी यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको वो रील्स नज़र आ रही हैं, वो बल खाती हुई जो उसकी स्ट्रीम्स हैं, उसकी जो आप उसको नदियाँ कह लीजिए, नदी भी दरिया के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये जो आपको बल खाते हुए जो रास्ते हैं दरिया के वो नज़र आ रहे हैं। और एंड हियर वर फॉरेस्ट एंशियंट एज द हिल्स एंड फोल्डिंग सनी स्पॉट्स ऑफ ग्रीनरी। अब यहाँ पर आपको सनी स्पॉट्स के लिए लाइट सा जो आपको ग्रीनरी नज़र आती है वो बताती है सनी स्पॉट्स के लिए कि वहाँ पर सूरज पूरी आबोताब से चमक रहा है जी। आप ये देख लीजिए कि सन यहाँ पर मौजूद है। अभी उसने थोड़ी देर पहले आपको सनलेस सीज़ की बात की थी। तो ये जो कंपेयर एंड कंट्रास्ट वाला थीम है ये सारा वक्त चलता चला जाएगा कि एक तरफ अगर अंधेरा है तो दूसरी तरफ रोशनी नज़र आएगी, सन है और सनलेस भी है। तो यहाँ पर सनी स्पॉट्स हैं और इन कंपैरिजन विद दैट सनलेस सी हैं। तो यहाँ पर जी हमारे पास ट्रीज़ भी हैं जो कि सिंबलाइज़ कर रहे हैं उन जो फॉरेस्ट की बात की है, और उसने कहा कि जी फॉरेस्ट हैं और वो उतने ही एंशियंट हैं जितने के वो हिल्स हैं। इट मीन्स कि ये सब चीज़ें नेचुरल हैं, कोई भी मैन मेड इसमें से चीज़ नहीं है। तो उसने ये सब चीज़ें बताने की कोशिश की जी। टॉक्स अबाउट द फॉरेस्ट एज ओल्ड एज द हिल्स सराउंडिंग देम। There is found greenery open to sun as compared to sunless sea, जो हमने पहले भी बात कर ली जी। Pleasure found in beauty is compared with the haunting sunless sea। अब यहाँ पर जो आपको खुशी महसूस होती है इस ब्यूटी को देखकर, जो आप you are pleased to on seeing this
ब्यूटीफुल सीनरी के जो आप के हर तरफ जो है वो ब्यूटी ऑफ नेचर प्रिवेल कर रही है, तो इससे आप वो जो सनलेस सी की उसने बात की थी, तो वहाँ पर आकर थोड़ा सा आप डर जाते हैं कि वो सनलेस सी जो है वो थोड़ा सा हॉन्टिंग आपको फील होता है जी। अननोइंगली ही टेक्स द रीडर अलॉन्ग विद हिम, एंटर्स हिज एन्चेंटेड लैंड, और पता ही नहीं चला कि वो आपको पोएम में इतना आगे ले आया है, यानी कि वो आपको नेचर में घुमाता घुमाता कहाँ ले गया है आपको पता ही नहीं चला है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमें मिलते हैं जी सनी स्पॉट्स में स की साउंड हमें नज़र आती है जी एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स के लिए। बट ओ दैट डीप रोमांटिक chasm which slanted down the green hill athwart a sudden cover, a savage place as holy and enchanted as ever beneath a waning moon was haunted। जी, अब यहाँ पर उसने कहा कि जी बड़ा ही रोमांटिक सा एक चाज़्म है, यानी वो चाज़्म क्या है जी, वो एक स्पेस है, एक ओपन सी जगह है, आप कह सकते हैं अर्थ के अंदर, जिसको उसने चाज़्म कहा है, और उसने उसमें उसको बहुत ब्यूटी नज़र आ रही है, एस्थेटिक सेंस तो आपको यहाँ पर बहुत मिलेगी। तो वो वहाँ पर उसने कहा कि जी वो जो डीप रोमांटिक चाज़्म है वो डाउन द ग्रीन हिल ऑथवर्ड स्लैंडिंग सडन कवर जो है वहाँ पर आपको मिलेंगे, जो पूरे के पूरे सडन कवर से, यानी कि पूरे के पूरे दरख्त हैं वहाँ पर, कौन के दरख्त जिसको आप पाइन्स बोलते हैं, कॉनिफर के ट्रीज़ हैं ये वहाँ पर। अ सेविज प्लेस, और अभी थोड़ी देर पहले जो ब्यूटीफुल सीनरी थी, नाउ इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू अ सेविज प्लेस, लेकिन उसको उसने कहा कि इट इज़ एज हॉली एंड एन्चेंटेड, ये होली भी है बट एट द सेम टाइम इट इज़ एन्चेंटेड, कि इसमें ऐसे यूँ लग रहा है कि जैसे जादू हुआ हुआ है, स्पेल बाउंड हो जाते हैं आप। दिस ब्यूटी ऑफ नेचर अराउजेज द फीलिंग्स इन पोइट्स हार्ट, और उसको ये सब चीज़ें बहुत फैसिनेट कर रही हैं। इन द मिस्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ब्यूटीफुल ग्राउंड्स, अब क्या है कि जी वो ब्यूटीफुल ग्राउंड्स को अभी अगर आप देखें पीछे जाकर, तो ये आपको बहुत खूबसूरत से सीनरी लगती है। तो एकदम से वो बात करता है आपको एन्चेंटेड की, सेविज प्लेस की, यानी कि यहाँ से सेविज प्लेस किधर आ गया। इट शोज़ की स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस चल रही है वहाँ पर, कि वो कभी यहाँ पर है और वहाँ कभी वहाँ पर है। और आप ये देखिए तो दिस इज़ वेरी नेचुरल वर्किंग ऑफ ह्यूमन माइंड, कि जब आप ख्वाब देख रहे होते हैं तो उस वक्त भी यही होता है कि आपको एक सेट पैटर्न के साथ नहीं चल रहे होते। आप एक लम्हे में यहाँ खड़े होते हैं तो दूसरे लम्हे में आप चाइना पहुँचे होंगे, तीसरे लम्हे में आप अमेरिका में होंगे, तो ये सेट पैटर्न कोई नहीं होता। तो बिल्कुल वैसे ही है कि उसका चूंकि विजन है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि जी वो इधर उधर कहाँ चला गया। तो अभी थोड़ी देर पहले जो ग्रीनरी थी और बड़ा खूबसूरत सा एक सनी स्पॉट्स थे ग्रीनरी के, अभी वो यहाँ पर कन्वर्टेड इनटू अ सेविज प्लेस, जिसको उसने कहा कि होली भी है, एन्चेंटेड भी है। जी, ही सडनली ब्रिंग्स इन सुपर नेचुरल मिस्टीरियस chasm ओपनिंग इन द अर्थ को कहते हैं जी chasm, स्ट्रेच अक्रॉस द हिल एंड कवर विद सेडर ट्रीज़। सेडर ट्रीज़ यानी कॉनिफर ट्रीज़ इनको कहते हैं। अगर आप ये chasm देखिए तो यहाँ पर आपको जहाँ से रिवर जो है वो जाता हुआ मालूम होता है, तो वहाँ पर आपको एक कन्वेक्स शेप में आपको एक स्वेलिंग सी टाइप सी आपको नज़र आती है चीज़। तो ये आप समझ लीजिए कि दिस इज़ द chasm, जिसको वो रोमांटिक chasm बोल रहा है। It simply holds all descriptions of beauty and a highly romantic place. A few moments ago converts into mysterious and haunted place। वही बात जो हम अभी कर रहे थे कि जी एकदम से वो सब चीज़ें रोक देता है, ब्यूटी वाली सारी डिस्क्रिप्शंस को रोक देता है, वहीं पर स्टॉप हो जाती हैं। और वो जो रोमांटिक प्लेस होती है थोड़ी देर पहले, दैट कन्वर्ट्स इनटू मिस्टीरियस एंड हॉन्टेड प्लेस एट वंस, कि वो जी सेविज प्लेस हो गई है अब। मून इज़ वैनिंग, स्मॉलर इन फेस, वैनिंग कहते हैं जी स्मॉलर इन फेस को, एंड बीनीथ द मून द सुपर नेचुरल बींग इज़ प्रेजेंट। अभी तो ये अभी सिर्फ प्लेस को उसने सुपर नेचुरल बताया, आगे हमें सुपर नेचुरल बींग नज़र आने वाला है जी। तो उससे थोड़ा सा हॉरर मूवी वाला, हॉरर स्टोरीज़ वाला टच आने लगा है जी। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये अगर आप इमेज देखते हैं तो आपको पता चलता है कि फॉरेस्ट है, सेविज प्लेस है, और ऊपर मून है। यानी अभी थोड़ी देर पहले सनी स्पॉट्स थे और अभी रात भी हो गई है कि मून आ गया है और वैनिंग मून है। और जो है यहाँ पर एक जो वुमन खड़ी है, एक फ़ीमेल खड़ी है जो चांद की तरफ देख रही है। तो वो कर क्या रही है जी, बीनीथ दिस वैनिंग मून बाय वुमन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर
जी, ये वुमन जो है ये असल में आपकी फेरी है, जिसको आप कहते हैं कि जिन की फ़ीमेल है, डेमन लवर के लिए रो रही है। वो उसने इसको धोखा दे दिया है, वो चला गया है कहीं, तो इसलिए रो रही है यहाँ पर खड़ी होकर। एंड फ्रॉम दिस चार्ज विद सीजलेस टर्मोइल सीदिंग, अब वो एकदम से उसको वहीं पर रोता हुआ छोड़ देता है और वो वापस चला जाता है उस चैज़्म की तरफ जो अभी थोड़ी देर पहले वो सेविज प्लेस में बता रहा था। और उसने कहा जी वो जो चैज़्म है, वो जो ओपनिंग है अर्थ के अंदर, इनफैक्ट वो ओपनिंग है जिसके थ्रू अर्थ जो है वो अपना गुस्सा बाहर निकाल रही है। उसके अंदर से जो है वो उसका एजिटेशन निकल रहा है, उसके अंदर से उसका गुस्सा निकल रहा है। तो ये तो साइंटिफिक फिनोमेनन है ना कि जी अर्थ जो है वो, आपको आपको पता है कि बहुत सारे हमारे जो जो चश्मे होते हैं पहाड़ों में से निकलते हैं तो बहुत सारे ठंडे होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर वो बिल्कुल बॉइलिंग होते हैं, पानी में से धुआं निकल रहा होता है। तो वो क्या होता है, वहाँ पर कोई ओपनिंग होती है अर्थ में, चाज़्म होता है कि जिसके अंदर से जो अर्थ का टेम्परेचर होता है कि जो बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उधर से निकल रहा होता है। तो समटाइम्स तो ये भी कहा जाता है कि जी उसके नीचे कहीं ना कहीं कोई वोल्केनो भी होता है जिसकी तरफ से वो निकल रहा होता है। तो वो असल में क्या है, वोल्केनो क्या चीज़ है? वोल्केनो को भी अगर देख लिया जाए तो दैट इज़ अ चैज़्म, दैट इज़ एन ओपनिंग कि जिसके अंदर से अर्थ जो है वो अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल रही होती है। तो बिल्कुल उसी को इसने चैज़्म बोला है, विद सीजलेस टर्मल सीडिंग के जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता, वो टर्मल सीडिंग यहाँ पर हो रही है। ब्रीदिंग कर रहा है जी, एजुटेशन, बहुत गुस्से में। इट बिकम्स अ हॉन्टेड प्लेस वेयर डेमन्स एंड फेरीज लिव। जी आपके सामने फेरी है जी खड़ी, जो रो रही है। इट इज़ मेड मोर मिस्टीरियस एंड गोस्टली with the presence of a fairy wailing, crying for her demon lover under the light of the fading moon। रो रही है अपने लवर के लिए। This horrible scene causes ceaseless, endless turmoil, seething, violent agitation। अब इससे पोइट के अंदर भी ये एजिटेशन आती है, पोइट भी थोड़ा सा वायलेंट हो जाता है। आगे इसकी टोन हम देखेंगे, वायलेंट हो जाता है। और इसके अलावा वो साथ में ये भी बताता है कि जो अर्थ है वो भी, उसके अंदर से जो चैज़्म के अंदर से ये जो एजिटेशन है ये बाहर आ रही है। वो इन फॉर्म ऑफ गैसेस भी कह सकते हैं, यानी कि एक साइंटिफिक फिनोमिनन उसने यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा दिया जी। देयर वी फाइंड वॉयलेंस इन द मिड्स ऑफ प्लेजर, हाउंटेड प्लेस इन द मिड्स ऑफ ब्यूटीफुल लैंडस्केप। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पर किस तरह से वो थीम ऑफ कंट्रास्ट चल गया है, किस तरह से उसने चेंज कर दिया अपना मूड के एकदम से वो ब्यूटीफुल प्लेस को डिस्क्राइब करते करते छोड़ छाड़ कर तो एक सेविज प्लेस की तरफ आ जाता है और सेविज प्लेस को डिस्क्राइब करना शुरू कर देता है। और यहाँ पर इतनी हॉरिबल चीज़ें हैं, यहाँ पर सुपर नेचुरल बींग्स भी मौजूद हैं जो रो रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर हॉरिबल किस्म की चीज़ें मौजूद हैं कि जिसकी वजह से जो रीडर है वो डर जाता है। और आप देख लीजिए कि प्लेजर के दरमियान में वॉयलेंस आ गया है जी, और लैंडस्केप, ब्यूटीफुल लैंडस्केप के दरमियान में हॉन्टेड प्लेस आ जाती है जी। तो यहाँ पर हमें वही थीम मिलता है जो हमने पहले भी बात की थी, ब्यूटी वर्सेस वॉयलेंस। ब्यूटी एंड वॉयलेंस जो हैं वो यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं साइड बाय साइड। अब इसमें जो हमें अगर एलिट्रेशन और उसकी बात करते हैं तो हमें पता चलता है जी, वुमन वेलिंग में वो की जो साउंड है वो आपकी एलिट्रेशन और कॉन्सोनेंट्स को यहाँ पर डिफेंड कर रही है जी। और उसके बाद आप ये देख लीजिए कि आपका जो दिस जैज़ में द की साउंड और विद में द की साउंड जो है वो यहाँ पर मिल रही है आपको, और उसी साउंड को जो है वो सीडिंग में द लेकर आता है जी। तो ये जो है ये हमारे पास इसकी साउंड्स आ जाती हैं जी। जी अभी ये दो इमेजेस हैं जो मज़ीद एलाबोरेट कर रहे हैं हमारे इस वर्स को, वुमन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर, के एक तरफ तो बहुत ही हॉरिबल किस्म की इमेज है जिसमें कि एक ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है और उसमें एक वुमन जो है वो रो रही है अपने डेमन लवर के लिए। और उसमें मून जो है वो उसके ऊपर आप देख लीजिए वैनिंग मून है कि उसका जो पूरे का पूरा गोल नहीं है। तो दैट्स वाई मैंने इसमें ऐड किया कि आपको मून, जो वेनिंग मून है वो नज़र आ जाए। और आप ये देखिए कि वो किस तरह से वो रो रही है और इसको पूरे तौर पर दिखाया गया है कि ये एक ह्यूमन फ़ीमेल नहीं है, ये एक आपकी डेमन फ़ीमेल है। और दूसरे जो फ़ोटो है उसमें आपको चैज़्म तो नज़र आता है,
लेकिन उसमें आपको उतना हॉरिबल नहीं लगता सीनरी जितना कि इसमें। हाँ, अलबत्ता दोनों जगह पर सेविज प्लेस कह सकते हैं, लेकिन जो आपकी ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो है उसमें सेविज प्लेस जो है वो ज़रा ज़्यादा क्लियर होकर नज़र आती है। तो ये दोनों फ़ोटोज़ जो हैं ये इस फ्रेज़ को, इस वर्ड्स को बताने के लिए हैं जी। वुमन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर। जी, नेक्स्ट इज एज इफ दिस अर्थ इन फास्ट थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग। अभी हमने पीछे भी बात कर ली थी कि अर्थ जो है वो अपना जो स्पेस है, उसको जो एक चाज्म है, वो ओपनिंग है, उसके अंदर से अपना गुस्सा निकाल रही है। तो उसने कहा कि वो थिक पैंट्स वर ब्रीदिंग, कि बहुत थिक पैंट्स जो हैं वो ब्रीदिंग, वो बहुत ज़ोर ज़ोर से जो है वो सांस ले रही है। लेबर्ड इनटेक है, यानी कि बहुत मुश्किल से जिसको कहा जाता है थिक पैंट्स, लेबर्ड इनटेक है जी, सांस लेने में दुश्वारी हो रही है जी। अ माइटी फाउंटेन मोमेंटली वॉज फोर्स्ड। अब वो फाउंटेन उसने किसको कहा? अब वो फाउंटेन जो है वो इन फॉर्म ऑफ गैसेस भी हो सकता है। अब वो फाउंटेन जो है वो वोल्केनो को भी बताया जा सकता है। फाउंटेन नहीं होता ना, उसमें भी, वोल्केनो में भी एक फाउंटेन की तरह अगर आप उसको दूर से देख रहे हो या टीवी पर देख रहे हो तो दैट इज़ वेरी एडवेंचरस। तो उसमें तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा होगा ना कि जी वो कलरफुल सा वहाँ पर होता है और उसमें से जो फाउंटेन है वो निकलता है। लेकिन ये अगर आप कभी डॉक्यूमेंट्री देखिए वोल्केनो के स्टार्ट होने की, तो आपको पता चलेगा कि जब वो स्टार्ट होता है तो इनिशियली उसमें से गैसेस निकलती हैं, उसमें से स्मोक निकलता है और उसके बाद उसमें से पार्टिकल्स निकलते हैं, जो कि सारे के सारे यहाँ पर पोइट हमें बताने जा रहा है जी। अमिड हु स्विफ्ट हाफ इंटरमिटेड बर्स्ट, यानी थोड़ा सा पॉज करके उसमें से ठा होता है, एक्सप्लोजन होता है, बर्स्ट होता है। किस चीज़ का? ह्यूज फ्रेगमेंट्स, ह्यूज फ्रेगमेंट्स का वो टुकड़े आते हैं, छोटे छोटे टुकड़े आते हैं, तो फ्रेगमेंट्स की सूरत में होता है। तो आप कभी वोल्केनो को जाकर अगर अभी देख लें, डॉक्यूमेंट्री देखें, तो आपको पता चले कि वोल्केनो जो है जब इनिशियली स्टार्ट होता है तो उसमें से इसी किस्म के फ्रेगमेंट्स बाहर आते हैं, वॉल्टेड यानी जंप लगाकर बाहर आते हैं, लाइक रीबाउंडिंग रिटर्न टू फॉर्मर पोजिशन हेल ब्रेक इंटू स्मॉल पीसेस। जी फिर क्या होता है जी, वो जो ह्यूज फ्रेगमेंट्स हैं वो एकदम से जंप लगाते हैं और उसके बाद फिर ये दोबारा से जब सांस अंदर को खींचती है तो वो फिर अपनी उसी पोजीशन पर आ जाती है। तो वो जो हेल है, वो जो चीज़ें हैं जो कोई इसके अंदर मौजूद थी, उसने उसको स्मॉल पार्टिकल्स में तोड़ के अर्थ ने बाहर निकाला है, जिसको उसने पीछे एजिटेशन कहा है, वायलेंट एजिटेशन कहा है अर्थ की, कि अर्थ को बहुत गुस्सा आ गया, बहुत वायलेंट हो गई है और उसने ये सारी चीज़ें बाहर निकाल कर फेंक दिए हैं। और चेफी यानी स्ट्रॉ ग्रेन बीनीथ थ्रेशर्स फ्लेल। अब यहाँ पर देखिए कि वो मेटाफर ले आया है जी थ्रेशर्स के और ग्रेन के, इन फ्रेगमेंट्स को शो करने के लिए कि जो ज़मीन के अंदर से निकल रहे हैं। उसने कहा कि वो फ्रेगमेंट्स इसी तरह के होते हैं कि जैसे जब थ्रेशर चल रहा होता है और उसमें आप गल्ला डाल रहे होते हैं और आपको पता है कि ग्रेन एक साइड पर निकलता है, जो उसका हस्क होता है, जो उसका स्ट्रॉज होते हैं, वो दूसरी साइड पर निकल रहे होते हैं। तो वो हस्क जो है ना, उसको उसने शो करने के लिए कहा है कि वो जो ह्यूज फ्रेगमेंट्स हैं वो बाहर निकल रहे हैं जी। एंड दीज लाइन्स शो मोर पजलिंग एंड हॉन्टिंग विजन ऑफ द ब्रीदिंग ऑफ द अर्थ, जो अभी उसने पीछे बताया था। यानी उसने इतना आप ये देखिए कि हर जगह पर आपको ये एक्सटेंडेड मेटाफर्स मिल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि उसने चाज्म की बात की, सीजलेस टर्मल सीडिंग की बात की। अब उसने इस मेटाफर को एक्सटेंड किया, इतना एक्सटेंड किया कि वो इसको एक्सप्लोजन तक ले आया। उसने बर्स्ट का उसमें मेटाफर यूज़ कर लिया, उसने ब्रीदिंग का यूज़ कर लिया, उसने माइटी फाउंटेन का मेटाफर यूज़ कर लिया। अब ये सारे देखिए इंटर रिलेटेड मेटाफर्स हैं। फिर उसके बाद वो ह्यूज फ्रेगमेंट्स की ज़रा आया, ह्यूज फ्रेगमेंट्स के साथ उसने जो हेल है उसको इन रिलेट किया मेटाफर को, और उस हेल के साथ और ह्यूज फ्रेगमेंट्स के थ्रू उसने इसके साथ मेटाफर जोड़े हैं शेफी ग्रेन के और थ्रेशर्स फ्लेल के, कि जो थ्रेशर है उसके अंदर जब मैनुअली जब ग्रेन डाला जाता है तो उसमें से हॉल निकलता है। तो देखिए कि आपका एक्सटेंडेड मेटाफर यहाँ पर भी आपको नज़र आ रहा है जी। तो मेटाफर्स ऑफ माइटी फाउंटेन बर्स्ट फ्रेगमेंट्स वॉल्टेड चेफी ग्रेन मेक इट मोर हॉन्टेड एंड स्केरी, कि एक बंदा देख कर डर जाए कि अच्छा ज़मीन ये कुछ कर रही है, तो इंसान डर जाता है। तो ये उसने इतना उसको स्केरी बना दिया है कि रीडर जो है अब उसको डर लगने लग गया है। तो पहले तो पोइट ने फिंगर पकड़ रखी थी रीडर की, तो अब रीडर ने पोइट की फिंगर पकड़ ली है कि भाई खुदा के लिए बहुत ये
हो गया स्कैरी. लेबर्ड इनटेक ऑफ ब्रीथ एंड देन ब्रीदिंग आउट लाइक एन एक्सप्लोजन मेक इट हॉरिबल. और अब ये जो इसने ब्रीदिंग का मेटाफर यूज़ किया है, पहले उसको इनटेक करना और बड़ा ही परेशान होकर, जैसे कोई पेशेंट जो है वो इनटेक करता है बड़ा मुश्किल से, और उसके बाद उसको ब्रीद आउट कर देना. और ब्रीद आउट भी ऐसे ना करना, पहले गैसेस आनी और फ्रेगमेंट्स आने और फिर वो सीजलेस किस्म की वो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, और वो फ्रेगमेंट्स में कर देना, तोड़ देना, यानी कि उसकी पावर को शो कर रहा है जी. फ्रेगमेंट्स कमिंग वायलेंटली आउट ऑफ द अर्थ इन कंपैरिजन विद थ्रेशर फिल द रीडर विद हॉरर. कि इतने छोटे छोटे टुकड़े कर दिए उसने थ्रेशर का, यहाँ पर लेकर आया मेटाफर. और सीम्स एज इफ वॉयलेंस इज़ रिक्वायर्ड टू ईज वन सेल्फ. अब यहाँ पर उसने ये वॉयलेंस जो यूज़ किया, उसने बताया है कि जी वो उसने उसको बाहर निकाल दिया और उसके बाद फिर जो उसने वापस जो है वो रीबाउंडिंग हुआ, वापस अपनी जगह पर आ गया है. तो उसको लगता है पोइट को कि अगर आप को ईजी होना है तो आपको अपना वॉयलेंस जो है, अपने इमोशंस जो हैं उनको ब्रीद आउट करना पड़ेगा. तो उसने कहा कि इफ़ यू वांट टू सी द ब्यूटी यू मस्ट एक्सहेल, यू मस्ट ब्रिंग आउट योर इमोशंस ऑफ वॉयलेंस. कि आप जब अपना वॉयलेंस, आप अपना गुस्सा निकाल देंगे तो फिर आप बड़े रिलैक्स फील करेंगे. ये आपका पोइट यहाँ पर कह रहा है. तो ब्यूटी और वॉयलेंस का वो कह रहा है कि जी बड़ा गहरा साथ है जी. And meet these dancing rocks at once and ever, it flung up momently the sacred river, 5 miles meandering with the mazy motion, through wood and dale the sacred river ran, then reached the caverns measureless to man. अब यहाँ पर उसने कहा कि जी डांसिंग रॉक्स उसके इर्द गिर्द हैं. अब वो रॉक्स एकदम से, अब आप ये देखिए कि उसने पहले ब्यूटीफुल जो सीनरी थी उससे उसने शिफ्ट किया सेविज प्लेस में. सेविज प्लेस में सुपर नेचुरल बींग्स भी दिखा दिए, उसने अर्थ का एक हॉरिबल फेस भी हमें दिखा दिया. और जब आप ये देखिए कि ब्रीद आउट कर लिया अपना वॉयलेंस, जब अपना गुस्सा निकाल लिया, तो वंस अगेन क्या हुआ कि आपको यहाँ पर नज़र आ गया ब्यूटी. तो अभी अगर इसको रिलेट करें, आप एक टीवी पर ऐड चलता था किसी चॉकलेट का था, आई थिंक, कि भूख लगी है तो आप चॉकलेट खाएं. तो उसमें वो दिखाते क्या थे कि जब भूख लगी तो वो जो उसमें उन्होंने थोड़ा सा उसको जेंडर्स को उन्होंने डिस्क्रिमिनेट कर दिया, लेकिन हम तो सिर्फ उसको रिलेट करना चाह रहे हैं ना, इसलिए हम इस तरह से बात करेंगे कि उसमें कहा कि जी भूख लगी तो वो जो लड़का था वो एक ख़ातून बन गया जो बहुत गुस्से में है और वो हर एक के साथ लड़ रही है और बोल रही है और बहुत फुल वायलेंस एजिटेशन. फिर जिस वक्त उसको वो जैसे ही वो चॉकलेट खिलाई तो वो एकदम से नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, नॉर्मल वो लड़का बन जाता है. तो आप समझ लीजिए कि बिल्कुल उसी तरह से कि जब आपको गुस्सा आया हुआ है, आप वायलेंट हुए हुए हैं, तो आप अपने वो इमोशंस को आप ब्रीद आउट कर दीजिए, उन इमोशंस को आप निकाल दीजिए बाहर. तो उससे फिर यू विल फील रिलैक्स और उसके बाद फिर आपको चीज़ें जो हैं वो सारी नॉर्मल नज़र आने लगेंगी. और इसमें जो आपकी इमोशंस हैं उनका बहुत ज़्यादा रोल जो है वो होता है जी. तो अब एक मरतबा फिर से वो डांसिंग रॉक्स के अंदर दरमियान में आ चुका है और सेक्रेड रिवर भी नज़र आने लग गया है दोबारा से हमें. 5 माइल्स मेंडरिंग विद अमेजिंग मोशन, और वो फिर से वो यानी 5 माइल्स कवर करने के बाद वो जो बीच में एक पैच आया था स्केरी प्लेस का, सेविज प्लेस का, तो अब वो 5 माइल्स अगरे रह गए और उसमें भी वो उसी किस्म की जो रिवर है उसी तरह से कर रहा है जी मूव. और वुड्स में से और वादियों में से गुज़रता हुआ रीच द केवर्न्स मेजरलेस टू मैन, दोबारा उसी बात पर चला गया. यानी कि एक ही पॉइंट है उसके पास और वो ये है कि जी रिवर वहाँ से निकला है, वो यूँ बल खाता हुआ गुज़रता है वादियों में से, जंगल में से, और फिर घूमता घामता जो है वो जाकर सनलेस सी में गिर जाता है जी. तो दैट वो केवर्न्स में से होता हुआ मेजरलेस टू मैन, कि जिनको इंसान मेजर भी नहीं कर सकता, तो उसकी बात कर रहा है जी. तो एज द रिवर फ्लोज इट्स कोर्स एंड मूड इंटेंसिफाइज. तो अभी क्या है कि जी अब उसका जो मूड है रिवर का और जो उसका कोर्स है वो भी इंटेंसिफाइज होता है, थोड़ा सा तेज़ होता है फ्लो. द रिवर एंटर्स अनफेदमेबल एंड मेजरलेस केव्स आफ्टर मूविंग थ्रू वुड्स एंड वैलीज फ्रॉम द ब्राइट गार्डन वेयर इट रन्स इन लिटिल रिल्स. जो अभी पीछे हमने स्ट्रेनुअस रिल्स देखी थी, सिनुअस रिल्स देखी थी,
द रिवर क्विकली becomes a powerful and violent force, both holy and terrifying. होली भी है और terrifying भी है, पीछे उसने बात की है जी. It symbolizes the journey of human beings from known to unknown, की जो आपका रिवर का जो कोर्स है ना, जो उसका रास्ता है, कि वो शुरू कहाँ से होता है, जिस प्लेस को आप जानते हैं ज़ानेडू, वहाँ से वो आपको दिखाता है कि जी स्टार्ट होता है इनिशियली, और उसके बाद वो जाता किधर है, टू केवंस मजरलेस टू मैन, जिसको आप जानते ही नहीं हैं, अननोन प्लेसेस हैं, सनलेस सी है, तो वो क्या है, वो इंसान का जर्नी है, लाइफ का जर्नी है, फ्रॉम नोन टू अननोन. The river begins with rationality, the reasonable parts of the human mind, and ends in icy caverns, measureless to man, where ancestral voices prophesy war. कि जी इंसान का जो माइंड है उसकी वर्किंग भी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि हम नोन से अननोन की तरफ ट्रैवल कर रहे होते हैं, और जब हम उसकी तरफ जा रहे होते हैं तो उसमें जो एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर है, वो क्या है कि जी वो हमें असल में इम्पेंडिंग डेंजर्स, जो कमिंग डेंजर्स होते हैं, उनके बारे में बताया जा रहा होता है कि जाहिर है कि जिस रास्ते में हम चले नहीं, अननोन रास्ता है, अननोन डेस्टिनेशन है, तो उसकी तरफ जाने के लिए हमें कौन कौन सी एडवेंचर्स, कौन कौन सी परेशानियाँ आएंगी वो हम नहीं जानते. तो दैट इज़ क्वाइट अननोन टू ह्यूमन बींग्स. इट सीम्स एज एन इमेज ऑफ द सब कॉन्शियस पार्ट ऑफ द माइंड. अब ये जो अननोन वाला पार्ट है, ये सब कॉन्शियस पार्ट है माइंड का, विच इज़ वॉयलेंट, अनकंट्रोलेबल एंड अननोन. जो रीजनेबल पार्ट है उसको आपकी एजुकेशन कंट्रोल करती है, उसको आपका ब्रॉटअप कंट्रोल करता है, उसको आपके नॉर्म्स कंट्रोल करते हैं, आप नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी, उसको आपके लॉज एंड रूल्स जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं. तो समटाइम्स आपकी कॉन्शियंस जो है वो खुद से उसको कंट्रोल कर रही होती है, लेकिन जो आपका सब कॉन्शियसनेस का जो सब कॉन्शियस पार्ट है माइंड का, वो अनकंट्रोलेबल, वॉयलेंट और अननोन है. इनफैक्ट इसी सब कॉन्शियस पार्ट को टेम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अगर आप देखें तो सूफीज़ जो हैं वो जाते हैं आपके बहुत सारे डिफरेंट रिलीजन्स में, डिफरेंट तरह के जो लोग होते हैं, रिलीजियस स्कॉलर्स होते हैं, वो आपको डिफरेंट प्रैक्टिसेस बताते हैं कि किस तरह से आप अपने इस सबकॉन्शियस पार्ट को कंट्रोल कर सकते हैं. तो ये असल में वॉयलेंट होता है कि गुस्सा आपको एकदम से आ जाता है, एजुकेशन आपको नहीं बताती है, आपकी जो सोसाइटी है वो आपको नहीं बताती कि गुस्सा करना है, लेकिन जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है आपका माइंड का, वो आपको उसकी तरफ लेके जाता है. तो ये जो सडन इमोशंस होते हैं, जो आपके वायलेंट इमोशंस होते हैं, वो सबकॉन्शियस का पार्ट का हिस्सा होते हैं. तो यहाँ पर उसने कहा कि जो आपका रीजनेबल पार्ट है, आपका अनरीजनेबल पार्ट है, दोनों ही आपकी लाइफ का हिस्सा है, यानी ब्यूटी एंड वायलेंस. द रिवर इज़ नॉट जस्ट अ सिंबल ऑफ ह्यूमन क्रिएटिविटी, इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ मैप ऑफ द ह्यूमन माइंड. अब यहाँ पर जो रिवर का हमें मैप है, वो हमें ह्यूमन माइंड का मैप जो है वो उसके थ्रू बताया जा रहा है, सिम्बलाइज़ किया जा रहा है, शोइंग द सोर्स ऑफ क्रिएटिविटी, कि आप नोन से अननोन में जाते हैं और फिर आप बहुत सारी चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं. जैसे कि आपके पोइट ने किया है कि कॉलरिज ने एक लाइन पढ़ी थी कि ज़ानेडू में कॉलरिज ने कुबला खान ने एक प्लेजर डोम वहाँ पर बनाया था. और इसी को देखिए कि ये चीज़ उसको सिर्फ इतना सा फैक्ट उसको नोन था, और पूरी पोइम 200 लाइंस की उसने अननोन, जो उसकी क्रिएटिविटी थी, जो अननोन पार्ट से उसके रिलेटेड थी, वो उसने बना दी है जी. The river begins close to Kubla Khan's pleasure dome and runs through gardens which are symbols of reason, representing human power to organize, dominate and control nature. के जहाँ पर आप देखिए कि टावर्स हैं और वॉल्स हैं, जिसके लिए उसने कहा कि वो उसके पैसेज को, उसके फ्लो को स्लो कर देते हैं. तो वो वही चीज़ है कि वो जो आपका अनरीजनेबल पार्ट है माइंड का, उसको कंट्रोल करती हैं आपकी सोसाइटी के नॉर्म्स, आपके रूल्स और आपके लॉज. इट प्रेजेंट्स बोथ स्टेट्स ऑफ माइंड, कामनेस एंड वायलेंस, नेसेसरी फॉर वंस लाइफ, के दोनों ही ज़िंदगी का हिस्सा हैं और किसी एक से डिनाई नहीं किया जा सकता. तो अगर आप इसको देखिए तो यहाँ पर आपको दूर एक सुपरनेचुरल सी वो नज़र आएगी इमेज, कि जो बहुत ही हॉरिबल सा है. लेकिन आप ये देखिए यहाँ पर आपको एक फेरी भी नज़र आ रही है, और रिवर जो है वो आपका उसी तरह से घूमता हुआ जा रहा है जी, फॉरेस्ट में से और वादियों में से, और घूमता घामता कहाँ चला गया है ये पोइट को भी नहीं पता है जी. एंड सैंक इन ट्यूमल्ट टू अ लाइफलेस ओशन. अब जी कहाँ चला गया जी, लाइफलेस ओशन में चला गया है. एंड मिड दिस ट्यूमल्ट कुबला हर्ड फ्रॉम फॉर,
एंसेस्ट्रल वॉइसेस प्रोफेसिंग वॉर। अब उसने कहा कि जी जिस वक्त वो ओशन में जाकर गिरा है उस वक्त कुबला ने सुनी हैं आवाज़ें, यानी कि वो जो एक यहाँ पर उसने हमें एक नॉइज़ सुनाई है। आप देख लीजिए कि हमारे ड्रीम्स में भी हमें आवाज़ें नहीं आया करती, तो यहाँ पर भी हमें कंप्लीट साइलेंस मिली थी और अभी एक आवाज़ आती है। उसने कहा कि जी वो जब जाकर वो गिरता है ना जब ओशन में, अब उसकी साउंड उसने हमें सुनाई नहीं, लेकिन उसने कहा कि जी उससे जो एक साउंड कहीं क्रिएट हुई है, उस साउंड से जो वहाँ पर एक एको वहाँ पर आया है। आपको पता है कि आपकी जो वैलीज़ हैं, आपके जो माउंटेन साइड है, वहाँ पर आपकी आवाज़ गूंजती है। तो उस एको से जो आवाज़ आई है, उसमें बजाय इसके कि जो दरिया के गिरने की आवाज़ थी वो आती, उसमें से उसको जो एकोस जो साउंड सुनाई दी हैं वो उसको अपने एंसेस्टर्स की सुनाई दी हैं, जो उसको कह रहे हैं कि वॉर होने वाली है। द जर्नी ऑफ मैन एंड्स इन ट्रैंक्विलिटी ऑफ अननोन रीजन ऑफ डेथ। यहाँ पर वो सिम्बलाइज़ कर रहा है ह्यूमन लाइफ की जर्नी को, जो कि नोन से शुरू हुई और उसके बाद अननोन तक चली जाएगी, अननोन रीजन ऑफ डेथ की तरफ। एज सिम्बलाइज्ड बाय फॉलिंग ऑफ रिवर इनटू द काम एंड ट्रैंक्विल ओशन, पासिंग थ्रू द अनफेदमेबल केव्स। कि हम सारी ज़िंदगी गुजरते हैं, अनफेदमेबल केव्स भी होते हैं, मेजरलेस टू मैन भी होते हैं, उन सारों से गुजरते हुए हम एंड हमारा उस लाइफलेस ओशन में होता है। और लाइफलेस बताने का मतलब ही यही है कि डेथ है। एज इट फेल इन टू द ओशन विद द ग्रेट रोरिंग साउंड इन द मिस्ट ऑफ द अपरोरियर साउंड, वहाँ पे गिरा है, उसकी बहुत ज़्यादा साउंड आई है, बट इन द मिस्ट ऑफ दिस साउंड कुबला खान हियर्स द वॉइसेस ऑफ हिज एंसेस्टर्स। उसके जो आबाओ अजदाद थे, एंसेस्टर्स थे, उसके जो बहुत जो ग्रैंड पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, वो प्रोफेसी कर रहे हैं, वो उसको पेश गोई कर रहे हैं दैट द टाइम वुड कम सून व्हेन ही शुड इंडल्ज इन एम्बिशियस वॉर्स। और ये उसने कहा है कि ये एक फैक्टर है जो रियलिटी का इस पे हमें नज़र आता है, कि उसने कहा कि लाइफ सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं है कि आप ब्यूटी में चले जाएं और खो जाएं उसमें। लाइफ इस चीज़ का नाम है कि आप उस ब्यूटी के साथ साथ आप अपना जो वायलेंट वाला है टेम्परामेंट है, आपका जो लड़ने वाला जो एडवेंचरस पार्ट आपकी लाइफ का, आप उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो आपको करना ही पड़ेगा। यानी कि आप सिर्फ और सिर्फ लग्जूरियस लाइफ नहीं गुजार सकते, उसके लिए आपको एम्बिशियस वॉर्स के लिए तैयार रहना पड़ेगा। एंड दिस इज़ अ बिग रियलिटी जो कि यहाँ पर कॉलरेज हमें बता रहा है जी। इन द प्लेजर हाउस लिविंग अ लेजी लेथार्जिक लाइफ ही शुड बी रेडी फॉर एडवेंचर्स एंड वॉर्स। ये है जी उसको नसीहत जो कि उसके एंसेस्टर्स ने की है। और यहाँ पर पोइट हमें वो खुद से बता रहा है जी। ये द पोइट डिपिक्ट्स द कैरेक्टर ऑफ कुबला खान के जी कुबला खान सिर्फ और सिर्फ एक लेथार्जिक लाइफ, लेजी लाइफ नहीं गुजार रहा था, बल्कि ही वॉज रेडी फॉर द एम्बिशियस वॉर्स। द शेडो ऑफ द डोम ऑफ प्लेजर फ्लोटेड मिड वे ऑन द वेव्स। अब जी ये जो उसका जो शेडो है डोम ऑफ प्लेजर का, यानी वापस हमें उस फर्स्ट वाली फ़ोटो पर ले गया पोइट, कि जहाँ पर हमें डोम नज़र आ रहा है, उसका शेडो जो है वो हमें दरिया की वेव्स में नज़र आता है फ्लोट करता हुआ। वेयर वॉज हर्ड द मिंगल्ड मजर फ्रॉम द फाउंटेन एंड द केव्स, इट वॉज अ मेरेकल ऑफ रेयर डिवाइस अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस। अब आप यहाँ देख लीजिए कि जी ऑफ फ की साउंड है तो उसके बाद जी आपका जो द की साउंड चलती है, फिर आपके जो है इसमें नेक्स्ट में वेव्स के बाद वेयर की साउंड आती है आपके पास, फिर मिंगल्ड मयर में आपको म की साउंड नज़र आती है, फिर फ्रॉम द फाउंटेन में फ की साउंड नज़र आती है। उसके बाद आपको जो है डिवाइस और प्लेजर डोम में ड की साउंड नज़र आती है। तो डिवाइस और आइस में आपको स की साउंड नज़र आती है। तो ये सारी आपकी एलिट्रेशंस हैं, तो जो पीछे भी हमारी चल रही थी। जैसे इसमें जो है वो हमारे पास है जी फ्रॉम फार, तो इसमें फ की जो साउंड है वो हमारी जो है इसको शो कर रही है जी एलिट्रेशन को। और इसमें आप ये देख लीजिए मेजी मोशन, और इसमें आप ये देखिए 5 माइल्स मेंडरिंग विद द मेजी मोशन। ये तो बहुत ही क्लोज है आपका एलिट्रेशन जो आपका कॉन्सोनेंस आपको नज़र आ रहा है जी। माइल्स मेंडरिंग विद द मेजी मोशन में म की साउंड बहुत क्लियर है।
उसके बाद आपकी सीक्रेट रिवर रैन में र की साउंड है, और फिर साथ ही रीच्ड आ जाता है, आर की साउंड है। तो मेजरलेस टू मैन में म की साउंड है। तो ये हमारा चल रहा है जी। तो हम बात कर रहे थे जी फ्रॉम द फाउंटेन इन द केव्स इट वाज अ मिरेकल ऑफ रेयर डिवाइस अ सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस। अब यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन बता रहा है जी, रिफ्लेक्शन ऑफ द प्लेजर डोम फेल बिटवीन द फाउंटेन्स mingling with the echoing sound coming out of the caves created for the onlooker an illusion of really rhythmical music। यहाँ पर जो साउंड आती है, साथ में शेडो आता है। अब उसके बाद जो वेव्स हैं उसके साथ आपको फाउंटेन की आवाज़ आ रही है। अब यहाँ पर आपको साउंड सुनाई दे रहा है, जो फाउंटेन आपको यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है आपका, और आप इसको देख सकते हैं कि आपकी फ़ोटो में ये सारे इमेजेस बने हुए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर आइसी केव्स जो हैं वो नज़र आ रहे हैं, और सनी प्लेजर डोम है, यानी कि थोड़ा सा सनी है, ब्राइट आपको पिक्चर नज़र आ रही है, और उसके साथ आपको आइस जो है वो भी क्लियर हो रही है, विजिबल हो रही है। तो ये चीज़ है बताने के लिए। और इसमें इल्यूजन जो है वो आपको दिया गया है जी रिदमिकल म्यूज़िक का, डिवाइस, आइस, प्लेजर, मेजर, ये वेव्स, केव्स। तो यहाँ पर जो आपका राइम है, राइम स्कीम जो है वो आपको म्यूज़िक की तरफ लेकर के जा रही है जी। द पैलेस वॉज अ मिराक्यूलस कंस्ट्रक्शन ऑफ रेयर डिज़ाइन एज इट कम्बाइन बोथ समर एंड विंटर। और यहाँ पर वो हमें जो रेयर डिज़ाइन की बात कर रहा है जी, रेयर डिवाइस की, रेयर डिज़ाइन की, वो यही बता रहा है कि जी यहाँ पर सनी भी है और आइस भी है, यानी सन भी मौजूद है, आइस भी मौजूद है। द टॉप ऑफ द बिल्डिंग वॉज वार्म बट बिकॉज इट वॉज ओपन टू द सन वेल द लो लाइंग चैम्बर्स वर केप्ट कूल बाय आइस विच नेवर मेल्ट्स। सुपर नेचुरल एपिसोड एंड एलिमेंट ऑफ फैंटेसी यहाँ पर मौजूद है। सुपर नेचुरल एपिसोड और एलिमेंट ऑफ फैंटेसी क्या है जी, सनी प्लेजर डोम विद केव्स ऑफ आइस। और फिर आपको जो यहाँ पर शेडो फ्लोट करता हुआ नज़र आ रहा है, ये भी सुपर नेचुरल ही आपका है एलिमेंट। और आपको जो साउंड सुनाई दे रही है फाउंटेन की केव्स में, वो भी एक सुपर नेचुरल एलिमेंट है। साथ ही साथ जो चीज़ें ये सुपर नेचुरल एलिमेंट को शो करती हैं, एट द सेम टाइम वो फैंटेसी को भी शो कर रही हैं जी। उसके बाद आ जाती है डैम्सल यंग गर्ल विद डल्सीमर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के साथ। ये हमारे सामने इमेज मौजूद है जी। ये एक यंग गर्ल बैठी है जो अपनी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को पकड़कर उसके ऊपर म्यूज़िक बजा रही है, साथ में उसने गाना भी गाना है जी। इन अ विजन वंस आई सॉ। अब क्या बात कर रहा है जी, अब वो हमें एक और विजन की बात कर रहा है जी। तो इसको हम कह सकते हैं अ विजन विद इन अ विजन। It was an Abyssinian maid and on her dulcimer she played singing of Mount Abora। अगर आप इसको गौर करें तो ये आपकी जो कैरेक्टर अभी आपको नज़र आया है डैम्सल का, एक यंग गर्ल का, तो ये इट रिलेट्स टू द ब्यूटी। तो ये ब्यूटी से जो है उससे रिलेटेड है। और यहाँ पर उसने बात की है विजन विद इन अ विजन की। और उसको ये रिकॉल क्या कर रहा है जी, अपना पास्ट ड्रीम कर रहा है, जिसमें उसने देखा था एक ब्यूटीफुल गर्ल केम फ्रॉम अ डिस्टेंट लैंड एबिसीनिया कंप्लीट्स द पिक्चर ऑफ द रोमांटिक एटमॉस्फियर के जी। पूरा रोमांटिसिज्म का उसने यहाँ पर बना दिया है कि कितना रोमांटिक एटमॉस्फियर है, कि हर चीज़ ब्यूटीफुल है। द पोइट मीन्स टू सजेस्ट दैट हर सॉन्ग शोड होम सिकनेस, घर जाना चाहती है। शी वॉन्टेड टू रिटर्न हर होमलैंड। माउंट अबोरा जो है वो एक मिथिकल प्लेस है, वंस अगैन मिल्टन यूजेस इन पैराडाइज लॉस्ट, उसकी बात कर रहा है जी यहाँ पर माउंट अबोरा में। Could I revive within me her symphony and song to such a deep delight, it would win me, that with music loud and long I would build that dome in air, that sunny dome, those caves of ice। जी अभी क्या है जी, डिस्कसिंग अबाउट द पावर ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी। अब उस विजन से अब उसको एक और चीज़ याद आ गई है, तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस आपकी साथ साथ चल रही है जी। तो उसमें क्या है जी, पावर ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ मैन विच इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ टू बिल्ड अ प्लेजर डोम इन द एयर। हमने बिल्कुल शुरू में बात की थी, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 था, उसमें हमने बात की थी कि किस तरह से आप एक राग गाकर आग लगा सकते हैं, एक राग गाकर एक म्यूज़िक के थ्रू आप बारिश बरसा सकते हैं। तो दिस इज़ द क्रिएटिव एबिलिटी, पावर ऑफ क्रिएटिव एबिलिटी ऑफ मैन जो हमें यहाँ पर दिखाई जा रही है। उसने कहा कि जी मैं उस सॉन्ग को रिवाइव करके, वो इतनी पावर है उसके अंदर कि मैं उसके साथ एक प्लेजर डोम बना सकता हूँ
एंड यहाँ पर वो इमेजिनेशन में की बात कर रहा है, वो जो प्लेजर डोम इन द एयर बनाना है असल में वो इमेजिनेशन होगा रीडर का, वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ कुबला खान, और वो जो प्लेजर डोम बनाएगा वो बिल्कुल वैसा होगा जैसा कुबला खान का है जी। तो यहाँ पर हम अगर देखें तो हमें पता चलता है जी थीम ऑफ कंट्रास्ट भी यहाँ पर मौजूद है, सनी डोम भी है, केव्स ऑफ आइस भी हैं, ब्यूटी एंड वॉयलेंस इन द फॉर्म ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द सन एंड आइस एट द सेम टाइम, गिविंग ब्यूटी टू द सराउंडिंग्स, मेकिंग नेचर कैप्टिवेटिंग एंड डिलाइटफुल, कि जिससे हमें नेचर को हम बहुत कैप्टिवेटिंग पाते हैं, बहुत ही खूबसूरत नज़र आती है हमें यहाँ पर। तो जी ये उसने बात की है क्रिएटिव अपनी एबिलिटी की जी, कि जिसके साथ वो ये बनाएगा। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर। अब उसका रिज़ल्ट क्या हुआ, जो क्रिएटिव एबिलिटी उसने की है जिसके साथ वो प्लेजर डोम बना लेगा एयर में यानी कि इमेजिनेशन में, तो उसके लिए हमें ये थोड़े से इमेजेस जो हमें नज़र आ रहे हैं वो शो करते हैं इन लाइंस को जो यहाँ पर लिखी हैं जी। एंड ऑल हु हर्ड शुड सी देम देयर। अब जिसने भी ये जो है प्रैक्टिस किया है, जो कुछ भी उसने यहाँ पर प्लेजर डोम बनाया, जिसकी इमेजिनेशन में भी जिसके सामने उसने क्लेम किया, एंड ऑल शुड क्राई बीवेयर बीवेयर, हिज फ्लैशिंग आइज, हिज फ्लोटिंग हेयर, वीव अ सर्कल राउंड हिम थ्राइस। जी अब यहाँ पर जो है आपको नज़र आता है कि जी पोइट जो है वो हमें बात कर रहा है कि जो वायलेंट इमोशन उसने वहाँ पर देखा था, वहाँ पर भी ब्यूटी के बाद आपको वायलेंट इमोशन मिला किसका, अर्थ का, और यहाँ पर आपने एक ब्यूटीफुल गर्ल देखी, ब्यूटी देखी, और उसके बाद वायलेंट इमोशन आया पोइट का। उसने कहा कि जी मैं उस सॉन्ग को गाकर वही वायलेंट इमोशन उसी के साथ मैं वो जब बनाऊँगा प्लेजर डोम, तो उससे क्या होगा, लोग डर जाएंगे। इज़ वायलेंट एंड फ्रेंजीड कंडीशन। तो अगर आप देखिए इस इमेज में इस फेस को, तो बिल्कुल ऐसा ही है जी, फ्लैशिंग आइज़ हैं, पूरी ओपन हुई हुई हैं, और फ्लोटिंग हेयर हैं उसके, तो वो जो है उसको वो कर रही है जी। तो उसके साथ एक इमेज और भी बनाया गया है जो कि एक मैजिक और उसको आपके जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको भी शो कर रहा है कि इसके थ्रू उसने करना है जी। हिज वॉलेंट एंड फ्रेंजीड कंडीशन। तो इस इमेज को, ये जो फेस की इमेज है उसको देखकर ऐसे ही लग रहा है कोई पागल है, कोई वॉलेंट, कोई फ्रेंजीड कंडीशन में एक बंदा है, और वो कौन है जी, वो आपका पोइट है। और उसने कहा जी इज़ वॉलेंट एंड फ्रेंजीड कंडीशन वुड फ्राइटन द पीपल, इतना डरा देगा लोगों को, सो मच दैट दे वुड गार्ड अवॉइड कमिंग क्लोज टू हिम, कि वो कहेंगे बी वेयर, इसके पास ना जाना, बीइंग अफ्रेड ऑफ हिज मैजिकल एंड क्रिएटिव पावर। क्यों, क्योंकि वो इसकी मैजिकल और क्रिएटिव पावर से डर जाएंगे। एंड इन ऑर्डर टू सेव दमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग अफेक्टेड बाय हिज मैजिकल पावर, और वो इस चीज़ से डरेंगे कि कहीं वो इसकी मैजिकल पावर से अफेक्ट ना हो जाएं, दे वुड ट्राई टू कन्फाइन हिम विद इन अ मैजिकल सर्कल 3 टाइम्स, कि उसके गिर्द जादू कर देंगे और उसके गिर्द 3 दायरे लगा देंगे। अब आप ये देखिए कि किस तरह से वो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराता है जी। ये सारी चीज़ें उसने बताई कि जी मेरी मैजिकल एबिलिटी से वो डर जाएंगे। एंड क्लोज योर आइज़ विद होली ड्रेड, वही बात कंटिन्यू हो रही है जी, और वो कहेंगे बंद कर लो अपनी आँखें, फॉर ही ओन हनी ड्यू विद हैथ फेड एंड ड्रंक द मिल्क ऑफ पैराडाइज। और वो इससे डर क्यों जाएंगे कि ये तो कोई मैजिकल, ये तो कोई अवतार है। अवतार जो है वो यूज़ किया जाता है खुदा की तरफ से भेजे हुए किसी भी ख़ास किसी पर्सनैलिटी के लिए, कि जिसके पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, स्पेशलिटीज़ होती हैं कि जिसके साथ वो कुछ डिफरेंट कर सकता है कि जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स नहीं कर सकते। तो डिस्कसिंग अगैन द फियर ऑफ द पीपल अबाउट हिज पावर एंड वॉलेंट इमोशन, दे वुड ट्राई टू क्लोज देयर आइज़। क्यों बंद कर लेंगे, सिंस इज थिंग्स दैट मैजिक कैन अफेक्ट थ्रू आइज़, कि जो आपका मैजिक है वो आइज़ के थ्रू जो है वो अफेक्ट कर सकता है। आप आंखों में आंखें डाल के किसी को हिप्नोटाइज भी कर सकते हैं। मोर ओवर दे वॉन्ट टू अवॉइड इमेजिनेशन बींग पोर्ड इन टू देयर माइंड्स टू देयर आइज़, की वो अपनी आंखें बंद कर लेंगे तो वो उनकी आंखों के ज़रिए से उनके दिमागों में घुस के उनके अंदर इमेजिनेशन पोर नहीं कर सकेगा, जो उसने अपनी मर्ज़ी से जो वहाँ पर वो प्लेजर डोम बनाना चाहता है जी। अपेरेंटली द पोएट डिस्कसेस हिज फूड एज द फूड फ्रॉम पैराडाइज, बट हियर ही रिलेट्स टू द क्रिएटिव पावर ऑफ गॉड, सोर्स ऑफ ह्यूमन क्रिएटिव पावर। तो हमने शुरू में बात की थी कि उसने ये बताया है कि जो क्रिएटिव एबिलिटी है इंसान की, वो असल में वो खुदा की पैदा करता है, अल्लाह पाक की अता करता है, और उसी को उसने शो करने के लिए यहाँ पर पैराडाइज़ का हवाला दिया है जी। ही ऑल्सो कॉल्स
ओपियम एज द फूड दैट कॉजेज हिम टू टेस्ट इज पोइटिक इंस्पिरेशन। कभी आप किसी ऐसे बंदे को देखें जो ड्रग्स लेता है तो वो हमेशा आपको यही बताएगा बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहा है, वो किसी और ही दुनिया में चला जाता है। तो पोइट जो है वो अपनी उसी पोइटिक इंस्पिरेशन के बारे में बात कर रहा है जो उसको फील होती है आफ्टर टेकिंग ओपियम। हनी ड्यू एंड मिल्क सिम्बलाइज दैट ओपियम यूज बिफोर कंपोजिंग द पोइम, और उसी के बारे में बात कर रहा है जी। ये पैराडाइज़ की एक फ़ोटो जो है यहाँ पर लगी हुई है जो उसको वो बता रहा है कि जी ये इससे डर जाएंगे क्योंकि, और वो दूर जो आपको फिर से वो डोम नज़र आ रहा है जी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर पोइम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आर देयर। डिस्कस द पोइम एज अ फैंटेसी, क्रिटिकली एनालाइज द पोइम। नंबर 3, कंपेयर टार्टरी एंड ज़ैनाडू। तो जी इसमें आपको स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस के बारे में नॉर्मली क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को हमने पढ़ा ज़रूर है, तो वो आपको पता ज़रूर होना चाहिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस कैसे यूज़ हुई है जी आपके कुबला खान में। कंपैरिजन विद टार्टरी अगर हम करते हैं ज़ैनाडू का, दिस रोमांटिक पोइम टेक्स अस इनटू अ क्वाइट स्ट्रेंज एंड न्यू वर्ल्ड विच इज़ घोस्टली एंड हॉन्टेड। कौन सी? कुबला खान। तो उसमें ज़ैनाडू में हम जाते हैं, वो रोमांटिक प्लेस तो है बट एट द सेम टाइम इट इज़ वेरी घोस्टली एंड हॉन्टेड। अ सुपर नेचुरल फैंटेसी ये पोइम है जी। इट इज़ अ ब्रेव न्यू वर्ल्ड लाइक वी फाइंड इन वॉल्टर डी लामेयर्स टार्टरी। उसमें भी हम इसी किस्म की एक नई वर्ल्ड हमें पता चलती है, वो भी नई दुनिया, ये भी नई दुनिया है, यानी कि अवे फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। But this poem achieves its effect by its extended metaphors and far-fetched images mainly from a supernatural atmosphere। अब इसमें extended metaphors हैं जो कि टार्टरी में हमें नहीं मिलते। No doubt हमें वहाँ पर सिमिलीज भी मिल रही हैं, हमें वहाँ पर मेटाफर्स भी मिल रहे हैं, बट नॉट द एक्सटेंडेड मेटाफर जी, हमें पता होना चाहिए है। फिर वहाँ पर जो है फार फेच्ड इमेजेस हमें दोनों जगह पर मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो फार फेच्ड इमेजेस हैं वो मेनली जो है फ्रॉम सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हैं जी। इन टार्टरी वी फाइंड फैंसीफुल इमेजेस, वहाँ पर बहुत सारे इमेजेस मिलते हैं। आप टार्टरी को खोल कर देखिए, आपको वहाँ पर नजर आएंगे टाइगर्स हॉन्टिंग इन द फॉरेस्ट, फिश स्विमिंग इन द पूल्स, शाइनिंग लैम्प्स, स्वीट म्यूजिक, coast driven by 7 zebras through the dark woods, silver pale rivers, high hills, thicket woods, shining stars, scented breeze, trembling lakes and bright delighting bird delighting certain trees and purple valleys। ये सारी चीज़ें हमें वहाँ पर फैंसीफुल इमेजेस मिल रहे हैं टार्टरी में। बोथ पोइम्स प्रेजेंट अ पीसफुल एटमॉस्फियर। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं, जो फैंसीफुल इमेजेस हैं इनको हम अगर इसके इमेजेस के साथ कंपेयर करते हैं तो हमें यहाँ पर मिलेगा सेक्रेड रिवर मिलेगा, हमें यहाँ पर सनलेस सी मिलेगा, हमें यहाँ पर केवर्न्स मायरलेस टू मैन मिलेंगे, हमें यहाँ पर वुमन वेलिंग फॉर हर डेमन लवर मिलेगी। यानी इस किस्म के हमें इमेजेस मिल रहे हैं जो कि एट द सेम टाइम समटाइम्स वो ब्यूटीफुल नज़र आते हैं, समटाइम्स वो हमारे पास हॉरिबल सुपर नेचुरल एलिमेंट्स हमें मिलते हैं जी। बोथ पोइम्स प्रेजेंट अ पीसफुल एटमॉस्फेयर विदाउट एनी नॉइज बट फिल्ड विद स्वीट साउंड्स। हाउएवर द क्वाइटनेस इन टार्टरी इज प्लीजिंग बट दैट ऑफ कुबला खान इज घोस्टली इन हॉन्टेड साइलेंस। के साइलेंस में आपको डिफरेंस बड़े अच्छे से पता चलता है कि एक जगह होती है साइलेंस होता है, आप वहाँ पर जाते हैं किसी भी रिलीजियस प्लेस पर जाते हैं, वहाँ साइलेंस है तो वो आपके लिए बड़ी प्लीजिंग है, बड़ी सूदिंग है और बड़ी पीसफुल होती है। लेकिन अगर यही किसी जंगल में चले जाएं, किसी हॉन्टेड प्लेस पे चले जाएं, तो वहाँ पर आपको साइलेंस तो नज़र आएगी बट दैट इज़ वेरी मच हॉन्टिंग एंड घोस्टली। इन टार्टरी वन में विश टू लिव हैप्पीली बट इन कुबला खान द रीडर वांट्स टू एस्केप। क्योंकि इसमें ज़ोर से हाथ पकड़ लिया उस रीडर ने पोइट का कि अब मुझे छोड़कर न जाना, मैंने यहाँ से जाना है। अ रीडर फील्स रियली व्हेन द पोइट कम्स आउट ऑफ दैट हॉन्टेड प्लेस, कि जब वो फिर दोबारा से बाहर आ जाता है जी उससे हॉन्टेड प्लेस से, तो फिर वो उसको रिलीफ फील होता है जी। In Tartary we find nature only, but in Xanadu there are some supernatural beings. There हमें मिलते हैं जी supernatural beings भी। In Tartary we find only beauty, but in Kubla Khan there are found both beauty and violence। तो ये जी हमारा कंपैरिजन हो गया जी दोनों पोएम्स का। और दिस इज़ ऑल अबाउट योर लेक्चर टुडे। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।